नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जीके इन्फॉर्मेशंस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की जिसको कि जानकर आपको लगेगा कि वाह, वाकई में ये जानने लायक था। शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, दोस्तों, हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ में ट्रेन में एक ना एक बार सफ़र तो ज़रूर किया होगा। तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि ट्रेन में कितने लीटर का डीजल टैंक होता है और ट्रेन का माइलेज क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि भारतीय रेल के इंजन में जो तेल की टंकी लगी होती है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर। और डीजल इंजन में पर किलोमीटर का एवरेज गाड़ी के लोड के मुताबिक होता है। ट्रेन के माइलेज की बात करें तो ये कई चीज़ों से होता है। डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। 24 कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन की अगर हम बात करें जिसमें डीजल इंजन लगा होता है तो वो भी 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ यात्रा करे तो उसकी माइलेज 4.5 लीटर प्रति किलोमीटर की हो जाती है। और भी कई सारी चीज़ों की वजह से ट्रेन का माइलेज डिपेंड करता है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन बार बार रुकती है, बार बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं, बार बार एक्सीलरेट करना पड़ता है, तो उसका एवरेज कम आता है। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है उसके स्टॉप कम होते हैं, उसे कम रुकना पड़ता है और बार बार एक्सीलरेट भी नहीं करना पड़ता, तो उसकी एवरेज थोड़ी ज़्यादा आती है। दोस्तों, ट्रेन के रुकने के बावजूद भी ट्रेन के इंजन को बंद नहीं करने के पीछे का कारण ये है कि इसको दोबारा स्टार्ट करने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। और इसके अलावा इंजन बंद करने के बाद ब्रेक पाइप का प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसको उसी प्रेशर में लाने के लिए लंबा टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 9, कॉकरोच का गला काटने के बाद भी कॉकरोच लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। वो सांस लेने के लिए अपने सिर या अपने मुंह पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अपने शरीर में बने पोर्स यानी कि रोम छिद्र से ही वो सांस ले सकते हैं। जब उसका सिर कट जाता है तो वो सांस लेने की वजह से नहीं मरता, बल्कि भूख और प्यास से मर जाता है। जब उसे 6-7 दिन तक खाना या पानी नहीं मिल पाता है, उस वजह से उसकी मौत होती है। फैक्ट नंबर 8, ऐसा कौन सा फूड आइटम है जो कि 1000 साल तक भी खराब नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है हनी। हाँ जी, शहद एक ऐसा फूड आइटम है जो कि 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, लूडो गेम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या लूडो गेम कभी ना कभी तो आपने भी खेला ही होगा। पर क्या लूडो से जुड़ी एक अनोखी जानकारी आपको पता है? लूडो का जो पासा होता है, यानी कि लूडो का जो डाइस होता है, उसके 2 अपोजिट साइड्स का सम हमेशा 7 होता है। यानी कि जो लूडो के साइड में जो भी 2 अपोजिट साइड्स के नंबर होते हैं, उसको जोड़ने पर हमेशा उसका जोड़ 7 आता है। जैसे कि 1 के अपोजिट में 6 होता है, 1 + 6 = 7। और 5 के अपोजिट में 2 होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा। ऐसे ही 2 अपोजिट साइड्स का प्लस हमेशा 7 होता है। फैक्ट नंबर 6, लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए रिंग, गिफ्ट आइटम्स और जाने क्या क्या देकर प्रपोज करते हैं। पर क्या आपको पता है कुछ जानवरों में भी ऐसा ही होता है? हम आपको ये बता दें कि पेंगुइन एक ऐसा जानवर है जो कि अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए पत्थर गिफ्ट करता है। एक पेंगुइन अपने पार्टनर के सामने अपने पसंद का एक पत्थर उठाकर रख देता है। अगर वो पत्थर उसकी पार्टनर को पसंद आता है तो पार्टनर उसे उठाकर अपने घोंसले में रख देती है, और ऐसा करने के बाद ही उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। फैक्ट नंबर 5, आखिर जीन्स में छोटे पॉकेट्स और बटन क्यों होते हैं? इसका संबंध जीन्स की शुरुआत से है। दरअसल जीन्स का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस वक्त पॉकेट वॉच का चलन होता था। ऐसे में मजदूर उसे अपने सामने वाली पॉकेट में रखते थे तो टूटने का डर रहता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए छोटी पॉकेट बनाई गई और धीरे धीरे जीन्स का यह हिस्सा अहम बन गया और आज के दौर में अपने फैशन में हो गया है। जीन्स बनाने वाली कंपनी लिवाइस का कहना है कि ये वॉच पॉकेट होती थी, जिसकी मजबूती के लिए पॉकेट के दोनों तरफ मेटल के छोटे छोटे बटन लगाए गए, जो कि आजकल ट्रेंड में हो गया है। और हर जीन्स के साथ में आपको उस छोटी पॉकेट और उसके दोनों कोनों पर मेटल के बटन भी मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं भारतीय संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट में पंखे उल्टे लगे हुए हैं? हम सभी लोगों के घरों में पंखे ऊपर से नीचे की ओर यानी कि छत से नीचे की ओर लटके होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट में पंखे नीचे से ऊपर की तरफ को हैं? सन 1921 में मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया था। एक्सपर्ट की माने तो जब संसद भवन बना था तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया था। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफ़ी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखा लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए। फिर उन खंभों पर पंखे उल्टे करके लगाए गए जिससे कि हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके।
तब से ही पंखे इसी तरह से लगे हुए हैं और संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया। यही वजह है कि पंखे आज भी उल्टे लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जब एक न्यू बॉर्न बेबी रोता है तब उसके आंसू नहीं निकलते हैं? ऐसा उसके पैदा होने से 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं होती है, इसलिए उसके आंसू भी नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 2, ताश के पत्तों के बारे में भला आज कौन नहीं जानता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ताश के पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, यानी कि 4 किंग होते हैं। पर क्या आपको पता है कि उन 4 किंगों में से एक किंग, एक बादशाह ऐसा भी होता है जिसकी मूछें नहीं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, पान का बादशाह एक ऐसा बादशाह होता है जिसकी मूछें नहीं होती हैं। हाँ जी, किंग ऑफ हर्ट्स एक ऐसा किंग है जिसकी मूछें नहीं होती। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वजन डेली 90 किलो तक बढ़ जाता है। वो बच्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बच्चा है ब्लू व्हेल का बच्चा। यानी कि एक ब्लू व्हेल का बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो उसका वजन डेली 90 किलो प्लस हो जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वेट 1.4 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। आज की वीडियो के ये 10 अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये 10 अमेजिंग फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जीके इन्फॉर्मेशन में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अंडा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है या मांसाहारी खाद्य पदार्थ है, यानी कि एग वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट है या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट है। इस बात को समझने के लिए हम 2 पॉइंट ऑफ व्यूज का यूज करेंगे, पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण। तो पहले हम इसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जब मुर्गियों की उम्र 5 से 6 महीने हो जाती है तब मुर्गी 24 घंटे में 1 या 2 बार अंडा देना शुरू कर देती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुर्गी जब किसी मुर्गे के संपर्क में आएगी तभी ही अंडा देगी। कोई भी मुर्गी दोनों ही अवस्था में अंडा देती है, चाहे वह मुर्गे के संपर्क में आए या फिर ना आए। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुर्गी के अंडा देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मुर्गे के संपर्क में आए, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आएगी तभी ही अंडा देगी। जब मुर्गी बिना किसी मुर्गे के संपर्क में आए अंडा देती है तब उस अंडे को अनिषेचित अंडा कहते हैं, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। और शोधों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अनफर्टिलाइज्ड एग में से कभी भी चूजा नहीं बन सकता। इस प्रकार के अंडों में किसी भी प्रकार का मांस का अंश नहीं होता है और ना ही कोई जीवन की संभावना होती है, यानी कि ऐसे अंडों को हम शाकाहारी अंडे कह सकते हैं या फिर वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंडों के दूसरे प्रकार की। जब कोई मुर्गी किसी मुर्गे के संपर्क में आने के बाद अंडा देती है तब इस प्रकार के अंडों को निषेचित अंडा कहा जाता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। इस प्रकार के अंडों को हम मांसाहारी अंडे कहते हैं, क्योंकि इन अंडों में गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आगे चलकर अंडे में चूजा बनने का कारण होते हैं। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अंडे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। जब कोई मुर्गी किसी मुर्गे के साथ संपर्क में आने के बाद अंडा देती है तो वह मांसाहारी अंडा कहलाता है, और मुर्गियां जब बिना किसी मुर्गे के संपर्क में आया ही अंडा देती हैं तब उन्हें शाकाहारी अंडा कह सकते हैं। फूड प्रोडक्ट के रूप में हम अगर अंडे को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वह शाकाहारी बिल्कुल भी नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से अंडा हमेशा मांसाहारी ही माना जाता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंडे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अंडे मांसाहारी ही होते हैं। दोस्तों, मार्केट में आने वाले अधिकतर सफ़ेद अंडे अनफर्टिलाइज्ड एग ही होते हैं, जो कि शाकाहारी अंडे होते हैं, क्योंकि वह मुर्गियां जो इन अंडों को देती हैं वह किसी मुर्गे के साथ संबंध में नहीं आई होती हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से आपके मन में जो कन्फ्यूजन रही होगी कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, वो क्लियरली ख़त्म हो गई होगी। अगर वाकई में हमारी वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी हमारे चैनल पर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए सवाल के साथ। तो आज का हमारा सवाल यह है कि क्या हवाई जहाज़ में हॉर्न होता है? तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हुए हम आपको ये बता दें और इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दें कि हाँ, हवाई जहाज़ में हॉर्न्स होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हवाई जहाज़ में हॉर्न्स का क्या काम है? वो तो हवा में उड़ता है और हवा में तो कोई ट्रैफिक नहीं होता। और अगर मान भी लेते हैं कि हवाई जहाज़ के सामने उड़ती हुई किसी चिड़िया को हटाने के लिए उसमें हॉर्न लगाया गया है, तो आपको ये बता दें कि हवाई जहाज़ की स्पीड आवाज़ की स्पीड के लगभग कुछ बराबर ही होती है।
यानी कि जब तक उस हॉर्न की आवाज़ चिड़िया तक पहुंचेगी तब तक हवाई जहाज़ लगभग खुद ही उस चिड़िया तक पहुंचने वाला होगा। दरअसल हवाई जहाज़ में हॉर्न का काम तब नहीं होता है जब हवाई जहाज़ हवा में हो, बल्कि हवाई जहाज़ में हॉर्न का काम तब होता है जब हवाई जहाज़ ग्राउंड पर खड़ा होता है, यानी कि एयरपोर्ट पर होता है। जब हवाई जहाज़ ग्राउंड पर खड़ा होता है और उसका इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें से इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि ग्राउंड पर काम करने वाले सभी कर्मचारी और इंजीनियर्स अपने कान में शोर से बचने के लिए एयर प्लग लगाकर काम करते हैं ताकि उन्हें फालतू का शोर सुनाई ना दे। ऐसी सिचुएशन में अगर एयरप्लेन के अंदर बैठे कैप्टन को बाहर काम कर रहे किसी कर्मचारी से संपर्क करना होता है तो उसे संकेत देने के लिए कैप्टन हॉर्न का उपयोग करता है। कॉकपिट के अंदर बैठे कैप्टन के संकेत को सुनकर बाहर खड़ा कोई कर्मचारी या इंजीनियर उनसे हेडफोन के द्वारा संपर्क साधते हैं। एयरप्लेन में हॉर्न की आवाज़ एयरप्लेन के लैंडिंग गियर के पास से सुनाई देती है। कभी कभी हवा में उड़ते हुए प्लेन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी कमी आ जाने पर भी यह हॉर्न अलार्म की तरह काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपके पास टाइम से पहुंच जाएं। विश्व के लगभग सभी धर्म आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं, पर क्या सचमुच आत्मा होती है? अगर आत्मा होती है तो शरीर में कहाँ होती है? क्या विज्ञान आत्मा के सिद्धांत को मानता है? तो इसका उत्तर है हाँ, विज्ञान आत्मा के सिद्धांत को मानता है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह कार्य करती है। प्रयोग और शोध अध्ययनों के अनुसार आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचे में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों ही आत्मा के सिद्धांत को मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शुद्ध चैतन्य शक्ति है जिसमें कोई विकार नहीं है। उसकी चैतन्य शक्ति से ही शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म के अनुसार जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उनकी आत्मा को लेने के लिए फरिश्ते आते हैं एवं इंसान के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क में जगह मिलती है, या फिर इस्लाम धर्म के अनुसार दोजख या फिर जन्नत में जगह मिलती है। विज्ञान शुरू से ही आत्मा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहा है। आत्मा कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, आत्मा का वजन कितना होता है, इस बात को जानने के लिए सदैव ही विज्ञान प्रयास करता रहता है। सन 1901 में यूनाइटेड स्टेट्स के हैवरल सिटी के एक फिजिशियन डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने आत्मा के वजन को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे आज डंकन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने 4 और डॉक्टरों को अपनी टीम में लिया। इस प्रयोग के लिए उन्होंने 6 ऐसे व्यक्तियों को चुना जो कि गंभीर रूप से बीमार थे और अपनी अलग अलग बीमारियों के कारण जल्दी ही मरने वाले थे। डॉक्टर डंकन और उनकी टीम ने उन लोगों का मरने से तुरंत पहले ही बहुत सावधानीपूर्वक वजन लिया और मरने के बाद भी तुरंत दोबारा वजन लिया। इस एक्सपेरिमेंट में जो नतीजा निकला उससे वो सभी डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि सभी मौतों के बाद शरीर में 21 से लेकर 21.8 ग्राम तक का वजन घट चुका था। 6 की 6 सभी मौतों में एक जैसा वजन घटना ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इस बात को लेकर डॉक्टरों की टीम बहुत हैरान थी। अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। उस समय डॉक्टर डंकन की आत्मा की 21 ग्राम वजन वाली थ्योरी ने पूरे विश्व में आग की तरह सनसनी पकड़ ली। 1901 में डॉक्टर डंकन की ये थ्योरी चर्चा में रहने के साथ साथ विवादों के घेरे में भी रही। 6 आदमियों पर परीक्षण करने के बाद दोबारा कुत्तों पर भी यही परीक्षण किया गया, पर उनका वजन कम नहीं हुआ, जबकि आत्मा तो कुत्तों में भी होती है। इस बात को लेकर ये थ्योरी और भी ज़्यादा विवादों के घेरे में आ गई। आत्मा की इस 21 ग्राम की थ्योरी को ना मानने वाले साइंटिस्टों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का वजन इसलिए कम हो जाता है कि मौत के बाद फेफड़ों का काम करना बंद हो जाता है, जिससे कि रक्त को ठंडा करने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है और उसकी वजह से शरीर से ज़्यादा मात्रा में पसीना निकल जाता है और मौत के बाद शरीर का वजन कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मौत के तुरंत बाद 21 ग्राम पसीना तुरंत निकल जाना, यह बात भी पूरी सही नहीं लगती। और डॉक्टर डंकन के एक्सपेरिमेंट में 6 की 6 लाशों का 21 ग्राम वजन कम हो जाना, यह महज एक इत्तेफाक तो नहीं लगता। दोस्तों, डॉक्टर डंकन की इस एक्सपेरिमेंट और आत्मा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम इसी चैनल पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK इन्फॉर्मेशंस में। जैसा कि आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के स्पीड के बारे में। इंटरनेट यूज करते टाइम हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने MBPS का प्लान हमने खरीदा था, एक्चुअल में उतनी MBPS की स्पीड हमें नहीं मिल रही। एग्जाम्पल के लिए 100 MBPS का प्लान ले लेते हैं। जब हम किसी 100 MBPS के प्लान को खरीदते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं तो उस समय हमें इंटरनेट की स्पीड मैक्सिमम 8 MBPS, 10 MBPS, 12 MBPS यही देखने को मिलती है।
उस समय हम खुद को बहुत ही ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि ऐड में तो हमने 100 Mbps की स्पीड देखी थी और 100 Mbps की स्पीड देखते ही हमने मन में अंदाज़ा लगा लिया होता है कि शायद 1 GB की वीडियो हम 10 से 12 सेकंड में या 20 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस 1 GB की वीडियो को डाउनलोड करने में हमें कई बार 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपने प्लान में झूठा दावा कर दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कंपनी जिस Mbps के बारे में बताती है और जो Mbps हम जानते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। दरअसल जो Mbps हमारे मन में है, जिसका हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं या सुनते हुए आ रहे हैं, वो मेगाबाइट पर सेकंड होता है, मेगाबाइट। एंड जो कंपनी अपने प्लान्स में Mbps दिखाती है वो मेगाबिट पर सेकंड होता है। यानी कि जो Mbps हम समझ रहे हैं और जो Mbps के बारे में कंपनी बता रही है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। 1 मेगाबाइट में 8 मेगाबिट्स होते हैं, यानी कि 1 मेगाबाइट पर सेकंड इज इक्वल टू 8 मेगाबिट्स पर सेकंड। यानी कि हम जब किसी कंपनी के 100 Mbps वाले प्लान का यूज कर रहे होते हैं तो हमें एक्चुअल में 8 Mbps टू 12.5 Mbps तक की स्पीड आती है, यानी कि 100 मेगाबिट्स इज इक्वल टू 12.5 Mbps। इसी तरह 1000 Mbps वाले प्लान में हमें 125 Mbps पर सेकंड की स्पीड देखने को मिल सकती है, यानी कि 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड इज इक्वल टू 125 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अब हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि दोनों ही स्पीडों को तो Mbps से ही दिखाते हैं। जी हाँ, दोनों जगह Mbps ही लिखा हुआ होता है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग होता है। जहाँ पर मेगाबाइट लिखा हुआ होता है वहाँ पर M और B दोनों ही कैपिटल होते हैं, लेकिन जहाँ पर मेगाबिट लिखा हुआ होता है वहाँ पर M कैपिटल और B स्मॉल होता है। यानी कि जो कंपनी Mbps अपने प्लान्स में दिखाती है उसमें M कैपिटल और BPS छोटा होता है, और जो Mbps हमारी स्पीड एक्चुअल स्पीड में आ रहा होता है उसमें M भी कैपिटल होता है और B भी कैपिटल होता है। 1 मेगाबाइट में 8 मेगाबिट्स होते हैं। तो दोस्तों आगे से ध्यान रखिएगा कि जितनी भी Mbps वाली प्लान को आप खरीद रहे हैं उसका 8वां हिस्सा ही मेगाबाइट पर सेकंड में कैलकुलेट होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपकी कन्फ्यूजन जरूर खत्म हो गई होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी इसी तरह की जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में आपको एक कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रोड के बीचों बीच में सफ़ेद और पीली लाइनें क्यों बनी हुई होती हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि सड़क के बीचों बीच में कहीं पर लंबी सफ़ेद लाइन, कहीं पर बीच बीच से टूटी हुई सफ़ेद लाइन, कहीं पीली लाइन, कहीं डबल लाइन, इस तरीके से लाइन्स आपने सड़क पर देखी होंगी। पर क्या आपको पता है कि इन लाइन्स का भी कुछ मतलब होता है। नंबर 1, सड़क पर बनी सफ़ेद लंबी लाइन का मतलब। इस लाइन का मतलब है लेन बदलना मना है। आप जिस लेन में चल रहे हैं आपको उसी लेन में चलना है। हाँ, लेकिन आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से। नंबर 2, बीच बीच से टूटी हुई सफ़ेद लाइन का मतलब। इस लाइन का मतलब है आप उस सड़क पर लेन बदल सकते हैं और ओवरटेक भी कर सकते हैं। नंबर 3, 2 समानांतर लंबी सफ़ेद लाइनों का मतलब। इन 2 समानांतर लंबी लाइनों का मतलब होता है कि ओवरटेक करना मना है या फिर ओवरटेक करना अति घातक सिद्ध हो सकता है और आपको अपनी लेन में ही चलना है और लेन नहीं बदलना है। नंबर 4, एक लंबी पीली लाइन का मतलब। एक लंबी पीली लाइन का मतलब होता है कि ओवरटेक किया जा सकता है लेकिन लेन नहीं बदल सकते। इसके अलावा इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य में इस लाइन का मतलब है कि ओवरटेक नहीं किया जा सकता। नंबर 5, 2 लंबी पीली लाइनों का मतलब। इन 2 पीली लाइनों का मतलब है इन 2 पीली लाइनों के ऊपर से निकलना मना है। एक ही लेन में चलते हुए इन लाइनों को पार करके इधर उधर जाना मना होता है। ये सफ़ेद लाइन की तरह सड़क को 2 हिस्सों में नहीं बांटती, बल्कि एक ही लेन को 2 हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब होता है कि ओवरटेक नहीं कर सकते और आप लेन के जिस हिस्से में चल रहे हैं आपको उसी हिस्से में चलना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि टायर जो कि रोड पर चलने वाले हर व्हीकल में लगा होता है उसका रंग काला ही क्यों होता है? लाल, नीला, पीला या रंग बिरंगी क्यों नहीं होता है? काला ही क्यों होता है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि टायर का रंग काला क्यों होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टायर प्राकृतिक रबड़ से बनाया जाता है जो कि पेड़ों से मिलता है और उसका रंग सफ़ेद होता है। और अगर प्राकृतिक रबड़ का रंग सफ़ेद होता है तो फिर टायर का रंग काला क्यों हो जाता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्राकृतिक रबड़ बहुत ही मुलायम होता है और उसकी पकड़ भी अच्छी होती है, लेकिन मुलायम टायर बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट प्राकृतिक रबड़ से, नेचुरल रबड़ से अगर टायर बना दें तो वो बहुत ही जल्दी घिस जाएगा।
अब टायर मैन्युफैक्चरर के सामने चैलेंज ये होता है कि इस नेचुरल रबर को हार्ड कैसे बनाया जाए ताकि ये टायर कम घिसे और लंबे समय तक चलें। तो नेचुरल रबर को हार्ड करने के लिए और उसके लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए उसमें ब्लैक कार्बन नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है जो कि काले रंग का होता है। उदाहरण के लिए हम आपको ये बता दें कि अगर नेचुरल रबर से बना हुआ टायर 8000 किलोमीटर तक चल सकता है तो वहीं ब्लैक कार्बन मिला हुआ टायर 1 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। यानी कि प्राकृतिक रबड़ में ब्लैक कार्बन मिलाने से हमें रबड़ का एक ऐसा स्वरूप प्राप्त हो जाता है जिसकी रोड पर पकड़ भी अच्छी होती है और प्राकृतिक रबड़ के मुकाबले उसका जीवन काल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लैक कार्बन की भी कई श्रेणियाँ होती हैं, यानी कि रबड़ कितना सख्त होगा या कितना मुलायम होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया है। आपने देखा होगा कि बच्चों के साइकिल के टायर के रंग लाल, नीले, पीले रंग बिरंगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ब्लैक कार्बन की जगह पर कुछ और मिलाया जाता है। उनके टायर काफ़ी मुलायम होते हैं, इसलिए बच्चों की साइकिल के टायर जल्दी घिस जाते हैं। कुछ साल पहले चाइना की एक कंपनी ने भी रंग बिरंगे टायर बनाए थे जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन जब उनकी टेस्टिंग की गई तब उस टेस्टिंग में वो टायर फेल रहे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी घिस गए। उसके बाद किसी भी कंपनी ने बड़े वाहनों के लिए रंग बिरंगी टायर नहीं बनाए। दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो की समरी ये है कि ब्लैक कार्बन मिलाने की वजह से ही टायर का रंग काला हो जाता है। अच्छी पकड़ के साथ साथ नेचुरल रबर को हार्ड बनाने के लिए फिलहाल हमारे पास ब्लैक कार्बन से अच्छा पदार्थ नहीं है। जब तक कि टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी को ब्लैक कार्बन से अच्छा ऑप्शन नहीं मिल जाता तब तक आगे भी टायर का रंग काला ही आता रहेगा। आज की हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जी के इन्फॉर्मेशन में। सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरप्लेन्स के बारे में सुना है? एक ऐसा प्लेन जो कि यात्रियों को ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज गति से यात्रा कराता है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं। हवा में ध्वनि की गति 1192.64 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इससे तेज गति से चलने वाली कोई भी चीज़ सुपरसोनिक कहलाती है। 70 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस की एरोस्पेशल कंपनी ने मिलकर एक ऐसा पैसेंजर प्लेन बनाया जिसकी रफ्तार ध्वनि से भी लगभग 2 गुनी थी। इस प्लेन का नाम था द कॉनकॉर्ड। द कॉनकॉर्ड की स्पीड 2180 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग थी, यानी कि ध्वनि की गति की लगभग दुगनी स्पीड। इस सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान मार्च 2, 1969 को उड़ी। इस सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बहुत सारी खूबियाँ थीं, जैसे कि बाकी प्लेन्स के मुकाबले ये प्लेन आधे से भी कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता था। दिखने में इसका डिज़ाइन एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह था, जो कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, लेकिन इस तरह के पैसेंजर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए। 26 नवंबर 2003 में इस प्लेन ने अपनी आखिरी उड़ान उड़ी और उसके बाद एरोस्पेशल कंपनी ने इस तरह के प्लेन्स को परमानेंटली बंद कर दिया। इस तरह के प्लेन्स को परमानेंटली बंद करने के पीछे कई सारे कारण थे। इनमें से एक कारण था कि 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस का न्यूयॉर्क की उड़ान पर जा रहा एक कॉनकॉर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि स्टाफ सहित 113 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद इसकी स्पीड की वजह से यह प्लेन सेफ नहीं है, और लोगों ने समझा कि दुर्घटना हुई है ये स्पीड की वजह से हुई है। अपने दमदार इंजन की वजह से इस तरह के प्लेन्स बहुत सारा फ्यूल खाते थे। इसकी टिकट बाकी प्लेन्स के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा थी। इस प्लेन को उड़ाना कंपनी के लिए काफ़ी महंगा साबित होता था। इस तरह के प्लेन में अगर 10% भी कम सीटें बुक हों तो कंपनी घाटे में जाती थी, और उस समय लोगों ने डर के मारे इस तरह के प्लेन्स में अपना टिकट बुक कराना ही बंद कर दिया था, जिस वजह से कंपनी को घाटा होने लग गया। 25 जुलाई 2000 की दुर्घटना के बाद लगभग 3 वर्षों तक कंपनी ने द कॉनकॉर्ड प्लेन को घाटे में चलाया, बावजूद इसके कि कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। लेकिन नवंबर 2003 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। 26 नवंबर 2003 को इस प्लेन ने आखिरी उड़ान उड़ी। 25 जुलाई सन 2000 वाली घटना का जिम्मेदार लोग द कॉनकॉर्ड की स्पीड को मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल 25 जुलाई 2000 को जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, उस समय रनवे पर पड़े एक लोहे के टुकड़े की वजह से टायर में ब्लास्ट हो गया, और जिसकी वजह से बाद में प्लेन में आग लग गई, और इस घटना की वजह से इस प्लेन में टिकट की बुकिंग कम हो गई, और लगातार घाटे में जाने के बाद कंपनी को इस प्लेन को पूर्णतः बंद करना पड़ा। इस तरह के विमान को बनाने में काफ़ी खर्चा आता था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय कुल 20 यूनिट्स का ही निर्माण किया गया था।
आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है कि कंपनी फिर से इस तरह के सुपरसोनिक प्लेन को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। इस प्लेन को दोबारा से लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए।